यहाँ पे लोअर आसाम रीजन में फिर भी कांग्रेस काफी हद तक दिख रही है। और ये है 2026 का राजनीतिक मैप, जहां जो बची कुची सीटें थी कांग्रेस की वो भी पहले की तुलना में, पहले ही 30 थी, अब और भी घट के 21 हो गई। हेमंत बिस्वा शर्मा सेंचुरी, वो भी हैट्रिक के साथ। लोगों को तमिलनाडु में क्या होगा इस पे अनिश्चितता थी, पश्चिम बंगाल को लेकर सस्पेंस था, केरल में कितनी टाइट फाइट होगी। अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक्ट काफी क्लियर है वो आसाम का, लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी, इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी 73 से 102 पार। स्वागत है और मुबारकबाद। For us, it was expected primarily because in 2024 Lok Sabha election, we registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be somewhere around 95 to 100. मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं, ये देखिए मैप। उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102। तो काफी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है। जब हैट्रिक के साथ आता है, साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहां तक कि गौरव गोगोई भी हार गए। जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले। आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं, तुम्हें मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए। गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया। क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया? I think that point of time he was not tasted. But in last 1 year, people of Jorhat could see him from a very close quarter. And important point to note that he not only lost his own seat, he lost 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from a alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term. अच्छा हेमंतदा, इस वक्त आप एनडीटीवी के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप एनडीटीवी इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूं और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हेमंत बिस्वा शर्मा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है? मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके, हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम will have 40% Muslim population in this census, roughly around 40%. 12 से 13 जिला में हम लोग we have become complete minority. So हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। सो चुनाव जीतने और हारने, ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका, हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज़ नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जुट चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
हेमंतदा, जहां एक तरफ आप अपने आप को एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे साबित कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स टाइप की इंडस्ट्रीज आप आसाम में लेके आ रहे हैं, जिसके लिए आपकी तारीफ भी हो रही है। आप पे कैंपेन के दौरान आरोप लगा हेट स्पीचेस का कि बहुत ही कम्युनली डिवाइसिव आपने भाषण दिए। अब जब आप उस पर लुक बैक करते हैं तो आपको लगता है कि क्या वो गलती थी? क्या आपको लगता है कि चुनाव की हीट और डस्ट में इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए? क्योंकि जिस तरह के आप प्राइवेटली रहते हैं या जो आप गवर्नेंस में कर रहे हैं, कैंपेन के दौरान जो हुआ, जो चार्जेस लगे, उस पर आपका क्या कहना है? पहला बार मुझको लगता है आपने असम चुनाव बहुत क्लोजली फॉलो इस बार नहीं कर सका, बिकॉज बंगाल वाज डेफिनेटली ए इम्पोर्टेंट इलेक्शन। असम में कोई हेट स्पीच नहीं हुए, हमारा चुनाव नाचते हुए गाते हुए। वी एंजॉयड द इलेक्शन लाइक ए फेस्टिवल, एंड इलेक्शन में कोई एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन नहीं था। It was a complete, we observed the election, we enjoyed the election as a festival of democracy. यहाँ में कोई हेड स्पेस नहीं था, किसी का ऊपर आरोप भी नहीं थे, कोई झमेला, कोई नथिंग। इट वॉज सिंपली हम लोग चुनाव मंच में जाते हैं, गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ, लोग भी साथ में डांस करते हैं और सभा समाप्त हो जाते हैं। कोई मामले ही नहीं हुआ इस बार इस दौरान। और बाकी आप जो कभी मेरा स्पीच को आप हेट स्पीच मानते हैं, मैं मेरा स्पीच हमेशा सोच के देता हूं, और मैं जो भी बोलता हूं वहाँ से बैक ट्रैक करने का कोई सवाल ही नहीं है। व्हाट एवर आई डिलीवर स्पीच, आई स्टैंड बाय इट एंड आई ओ इट कम्प्लीटली। नहीं, अभी जैसे वो पूरा कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है पवन खेरा का मामला है, उनको एंटिसिपेटरी बेल तो मिली। अब ये क्या वो चुनाव का मामला था या उस केस को आप आगे भी लेके जा रहे हैं? मैं कल उनसे बात करा था, उनका तो हुलिया ही पूरा चेंज हो गया था, वो इतने स्ट्रेस में थे, आपने आसाम पुलिस उनके पीछे लगा दी। नहीं, ये बहुत नहीं, आसाम पुलिस अभी भी उनका पीछे में लगा हुआ है। आई थिंक ही विल बी सर्व नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस स्टेशन, बिकॉज हाई कोर्ट ने उनका कोई केस खारिज नहीं किया है। थोड़ा अभिषेक मनु सिंह भी ने थोड़ा लोगों को डिस्टोर्ट करने का कोशिश किया। ही हैज जस्ट गॉट ए एंटिसिपेटरी बेल, बट ही वाज आस्क्ड टू जॉइन इन द इन्वेस्टिगेशन। सो वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, फिर देखा जाएगा कैसे केस आगे बढ़े। बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज ए केस टू सेव आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। बिकॉज आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी गृह मंत्री जी का एक स्पीच यही लोगों ने डिस्टोर्ट किए थे। इस बार भी फेक डॉक्यूमेंट से इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास हुए। मतलब दिस डिस्टोर्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट्स नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ कांग्रेस टूल किट। हमें देखना है वेदर इट इज ए पवन खेरा और उसका पीछे कौन है। बिकॉज मैं नहीं मानता हूं कि ये कागज लेके पवन खेरा ने खाली एक राज्यसभा सीटों के लिए एक मिस एडवेंचर किया। दिस मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो हमें ये केस का गहराई में जाना है। नहीं, एक सवाल और इससे, जैसे आपने कुछ चार्जेस लगाए गौरव गोगोई पे, उनकी वाइफ पे, वो एक पॉलिटिकल चार्ज था जो कि कैंपेन में हुआ, उन्होंने उसका जवाब दिया। यहाँ पे पवन खेरा ने लगाया। राहुल जी ऐसा कृपा करके नहीं, ऐसा मत बोलिए राहुल जी। ऐसा आप लोग बहुत चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। हिमंता बिश्व शर्मा हैज नॉट लेवल एनी एलिगेशन अगेंस्ट गौरव गोगोई's वाइफ। आई लेवल एलिगेशन substantiated by documents. I exposed the link between Pakistani establishment and Mr. Gaurav Gogoi, and it was a genuine investigation. एलिगेशन नहीं है ये अभी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज है। एंड मिस्टर गौरव गोगोई हैज नॉट डिस्टोर्टेड और रिफ्यूटेड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं हूं, हमने कोई उनका गलत पासपोर्ट लेके आपका सामने नहीं आया हूं। उनने जो पाकिस्तान गया है वो वीसा में कोई गलत वीसा लेके नहीं आया हूं। सो देयर इज नो पैरेलल कि मैं उनका वाइफ का बारे में बोला इसलिए मेरा वाइफ का बारे में वो बोलेगा। ये बात इतना सिंपल नहीं है। मेरा वाइफ का खिलाफ इफ यू हैव डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, आपके फोर्जरी किया। मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं किया।
हम तो आई एम ड्यूटी बाउंड कि अगर कोई व्यक्ति का पाकिस्तान से लिंक हो, इन्वेस्टिगेशन करके भारत सरकार को बताना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या है? क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी, जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है, वो ज्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें? देखिए, असम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक साइनिंग स्पॉट है और असम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा। और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। अब तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। पश्चिम बंगाल और असम का जब एक पैकेज डील हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि खासतौर से हमारी स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी है, वो सिलीगुड़ी के पास चिकन लेग कॉरिडोर है, तो उस पे आप और जो भी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बल्कि मिलके कैसे डबल धमाका कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है हमारा वल्नरेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट से। भारत और बांग्लादेश का सीमा 5 स्टेट शेयर करते हैं, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड पश्चिम बांग्ला, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ द बॉर्डर। आज एनडीए सरकार होने का कारण ये सारू स्टेट में बॉर्डर फेंसिंग बने और बीएसएफ काफ़ी प्रभावी रूप से काम कर रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश बॉर्डर आज भी खोले हैं, सरकार ने जमीन नहीं दिए, फेंसिंग नहीं हुए, तो हमारा यहाँ भी क्राइम करे, क्रिमिनल को खाली बंगाल जाना है, देन दे विल स्लिप टू द बांग्लादेश। बांग्लादेश से कोई लोग आए, हम यहाँ से भगाया, फिर वहाँ से घुसेगा। तो दैट वाज ए वेरी वेरी क्रिटिकल गैप्स जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बीच में रहा है। ये इसका कारण हमारा जो काउ स्मगलिंग, काउंटरफेक, फिर उनका साथ साथ में द क्रिमिनल्स का जो मूवमेंट रहा, ये एक बहुत वल्नरेबल पॉइंट्स बन रहा था। तो ये विजय ने, दिस विन विल क्लोज दोस मिसिंग लिंक्स। साथ में जो सेकेंड नेक का वल्नरेबिलिटी है, उसमें भी हमें काम करने का मौका मिलेगा। सो मेरा लगता है इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल एक कोहेरेंटली काम करे टू सिक्योर आवर बॉर्डर विद बांग्लादेश। नाउ फाइनली इट हैज़ बिकम पॉसिबल। तो इसीलिए मैं कल भी बोल रहा था कि पश्चिम बांग्ला का विजय बीजेपी का नहीं है, पश्चिम बांग्ला का विजय भारत का है। इंडिया हैज़ फाइनली ओन। सर, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे लूटी गई, मैं हारी नहीं, ये छीनी गई मुझसे, चीटिंग हुई। वो कह रही मैं रिजाइन नहीं करूंगी। देखिए, रिजाइन नहीं करेगा तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, तो उनका हिसाब से थोड़े देश चलेगा। तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा, उसका बाद सी विल बी डिसमिस, एज सिंपल एज दैट। आपका रिजल्ट हो गया, चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया, आप बोला है मेरे से 100 सीट छीन के लिया है, तो मैं भी बोलूँगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है, मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था। थोड़े देश ऐसे चलता है। तो बहुत भारत जैसा देश है, इसलिए एक सीएम को इतना दिन लोगों ने सह लिया। आपका बॉर्डर में आप फेंसिंग करने नहीं देते हो और आप बोलते हैं मेरे से छीन लिया गया। आपसे तो बहुत पहले से ही आपको ये रिजल्ट आपका पास होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल का लोगों ने आपको बहुत दिए और आज आप, उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया, बोला है मैंने रिजाइन नहीं करूंगा। जैसे आपका रिजाइन करे ना करने का ऊपर समाज चलेगा। नहीं, उनका चार्ज है कि इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया गया,
एसआईआर के जरिए डिलीशन जैसे हुए ताकि टीएमसी के कैंडिडेट्स को और उनकी पार्टी को चोट पहुंचे, कि तंत्र एक तरीके से ईसी और बीजेपी ने मिल के चुनाव लड़ा, ये उनका ये कहाँ गारंटी है? नहीं 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 राहुल जी, एसआईआर होना, सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर। आपने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट, देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है। ये डिबेट कहाँ रहा? ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं। एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया। अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए हैं, सब नाम आपका खाता में दे दो, फिर भी आप जीत रहे हैं क्या? नहीं, गैप ऐसे क्यों आप बोलते हैं? आपके हिसाब से गैप कैसे ज्यादा है? नहीं, आपका वोट शेयर गैप बहुत ज्यादा है। अगर एसआईआर के सारे वोट्स भी जोड़ दो तब भी तृणमूल नहीं जीतती। इनफैक्ट हमारा आंकड़न तो यह है जो डेटाफाई की टीम ने किया, तब भी तृणमूल नहीं जीतते हैं। यस, आप सारे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को भी एक कर लो तब भी तृणमूल नहीं जीतती है। सारे ऑपोजिशन को भी जोड़ दो तब भी 163 सीटें आती हैं बीजेपी की। आप देखिए, नहीं, एसआईआर में मरे हुए लोगों का नाम काटे, एसआईआर ने 2 जगह में जिसका नाम थे उसका नाम काटे, फाइनली 27 लाख 30 लाख जो भी जीवित लोगों का नाम एक अलग लिस्ट में चला गया है, उसमें भी हिंदू एंड मुस्लिम है। और आपको आपका खाता में इफ वी गिव 90% वोट्स ऑल्सो 10 सीट का परिणाम चेंज हो सकेगा, उससे तो नहीं होगा चेंज। तो आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मीन्स आपका खिलाफ है? ये तो देश थोड़े ऐसे चलते हैं। बहुत मैंने यही बोला हूं कि डीडी को ग्रेसफुली रिजल्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। और जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ बंगाल पॉलिटिक्स, आप देखो 2021 में तृणमूल जीते, हजारों लोग असम तक भाग के आए, आज बीजेपी जीते, आज तो भरोसा आ गया, नोबडी इज फ्लीडिंग टू असम टुडे। तो चेंज तो दिखने ही लग गया तुरंत। कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील करता हूं, राजनीतिक हिंसा नहीं होना चाहिए। कोई हिंसा नहीं है आज वेस्ट बंगाल में। सिचुएशन हैज इम्प्रूव इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। डीडी को तो आई थिंक शी शुड लुक बैक। इस नतीजे से आपकी नेशनल पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी बढ़ी है। व्हाट परमानेंट आपके हिसाब से जो असेंबली इलेक्शन में रिजल्ट्स आए, उसका जो नेक्स्ट सेट ऑफ असेंबली इलेक्शंस हैं, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, गोवा में है, मणिपुर में है, उन पर क्या इंपैक्ट होगा? व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम दीज इलेक्शंस टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस? क्या मैसेज है? I think Bihar election has influenced, galvanized the party worker in Assam, Bengal, and a result of Assam, Bengal will galvanize party worker of UP, Punjab, Uttarakhand. So BJP is almost a war machine. We are always ready for election. Once that election impact others, and our leadership is completely dedicated. So मेरा लगता है कि आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो भी हो रहा है, इट शोज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंजॉयड द टोटल कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ असम एंड दिस विल कंटिन्यू। इसके बाद अब मैं बाकी पार्टियों को दिखाना चाहता हूं। हमारे डेटाफाई डैशबोर्ड पे एयूडीएफ पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो गया है। एयूडीएफ कमजोर हो गया है, कांग्रेस का भी खुद का स्ट्राइक रेट काफी गिर गया है। ऐसे में आप ऑपोजिशन पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं? एयूडीएफ को केवल 2 सीटें आई, 6.7% उनका स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस का 19.2, एजीपी हालांकि 10 सीटें मिली, लेकिन अब एजीपी वो एजीपी नहीं रही जो पहले थी। तो ऐसे में आपका स्ट्राइक रेट तो 91.1% है, लेकिन आप ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन तो हमेशा रहता ही है। यहाँ पे जो एयूडीएफ पहले था वो तो अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। वो सारा जो मुस्लिम वोट था वो कांग्रेस को चला गया। अभी that opposition space will be occupied by the people who migrated from Bangladesh. Basically, we call Bangladeshi Muslim. Although technically they may be an Indian citizen, that is a different thing. And there will be a vacuum in the opposition so far as Assam is concerned, but there will be will encourage our MLAs to take up the issues of the people, and our MLAs will raise those issues and will work in a manner so that people doesn't feel the absence of opposition in the assembly.
Okay, I lost that line for a moment with Hemantada. Hemantada, आपको आवाज आ रही है मेरी? I just want to show you a couple of more things while I get that line back with Hemanta Biswa Sarma. I want to show you a few more things. If you look at Upper Assam, which used to be the bastion of the Congress when Tarun Gogoi and even before that, now the Congress is reduced to just 2 seats, down 7 from the 21 elections. The BJP in Upper Assam occupying 33 seats, up 9. This is one of the big significant changes because essentially, Hemantada, जो अपर आसाम की मैं बात कर रहा था, मैं दर्शकों को दिखा रहा था कि अपर आसाम में जो कि एक टाइम पे कांग्रेस का गढ़ होता था, वहां पे तो अब सैफरन ही सैफरन है। आपने तो केवल 2 ही सीटें छोड़ी हैं अपर आसाम में कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का वजूद केवल और केवल जो लोअर आसाम की डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे रह गया, धुबरी के इर्द गिर्द। और ऐसे में वो कहते हैं कि डीलिमिटेशन उनके खिलाफ यूज हुआ कि डीलिमिटेशन से आपने सारी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड सीट्स को एक तरफ कर दिया और बाकियों के लिए आपने अपना समीकरण बीजेपी के लिए आसान कर दिया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? राहुल जी, अपर असम में तो मुस्लिम था ही नहीं, सो व्हाई दे लॉस्ट अपर असम? करेक्ट। सो डिलिमिटेशन वाज डन टू रेशनलाइज द सीट्स, उसके सिवा तो कुछ नहीं था। अगर डिलिमिटेशन का इफेक्ट होते थे तब अपर असम में भी उसको दिखाई देना चाहिए था, बिकॉज अपर असम में तो कोई मुस्लिम बहुल जगह था ही नहीं, वहां में भी डिलिमिटेशन हुआ, फिर भी तो कांग्रेस वहां में भी तो नहीं जीते। अच्छा, तो डिलिमिटेशन का साथ इफ यू लुक, आपका टीम है जी, बोलिए। आपका टीम देख सकता है कि बीजेपी एंड एनडीए हैज स्कोर्ड 49% ऑफ द पॉपुलर वोट। तो हमें सीट ही नहीं बढ़े, हमारा वोट भी बढ़े अप टू 50%। मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं, ये जो बात कर रहे हैं हेमंतदा, डैशबोर्ड पे देखिए, ये है वोट्स का 48.6, 48.6%, पिछली बार से 4.1% ज्यादा। कांग्रेस के 36, उनके भी 4.5 बढ़े, लेकिन गैप बहुत बढ़ गया। एयूडीएफ 5.5% पे। जब मैं आता हूं गुवाहाटी, मुझे हर बार एक चीज का एहसास होता है हेमंतदा कि आप भाजपा तो चलाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का भी एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि आपसे टच में रहता है, आप ही उनको बता रहे होते हैं क्या करना है क्या करना है। हमने आपके साथ पावर प्ले किया था कैंपेन के दौरान, प्रद्युत बोरदोलाई हमारे साथ से बातें कर रहे हैं, जब तक मैं दिल्ली लौटा तब तक वो आपके पास आ गए थे। तो अब क्या सिचुएशन है? कांग्रेस हिमंता मुक्त हो गई है या अभी भी कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन बात आपकी सुन रहे हैं? अभी जो 19 एमएलए जीते हैं, इसमें से मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। कितना दोस्त है आपका कांग्रेस का? कितना 19 में कितने आपके हैं? 6। 6। एक सेकेंड, तो आप कह रहे हैं कि जब आप चाहें 6 को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं? तो whenever president election will take place, you will see that we will get 6 more vote। ये देखिए, कह रहे हैं कि 19 है, 19 में से 6 इनके हैं। सर ये होता कैसे? ये तो आप ही करते हैं, ये उससे ना कोई ओटीटी सीरियल के जो मतलब वो किरदार होते हैं, मुझे वो समझ में आता है। मैं अपनी पार्टी भी चलाता हूँ, ऑपोजिशन भी मैं ही चलाता हूँ। ने पूरा ये मैं 22 साल कांग्रेस में रहा, सो आई कीप ऑन दैट लाइव लिंक ओपन। ये सब कांग्रेस में मतलब मैं ही ये लोगों को आगे किया था, मेरा ही मतलब उनका पॉलिटिकल ग्रोथ में I played some role at some point of time. Yeah, they have helped me, I helped them. We grow together. So there is many equation. It is a small state. So we know each other. So ये बहुत बड़ा अंक नहीं है, और असम में भी सारे लोग जानते हैं कि ये से हिमंत का साथी है। नहीं, अगर गौरव गोगोई या राहुल गांधी की टीम देखेगी एनडीटीवी का इंटरव्यू, वो कहेंगे कि हेमंतदा माइंड गेम्स खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकली साइऑप्स कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि 19 तो जीते, उनमें भी 6 आपके हैं, आप कह रहे हैं। माइंड गेम्स तो आपने देखा ही है। You have seen Bhupen Bora, you have seen Pradut Bordoloi, so this is no longer, I don't think they will see it is a mind games, because मैं तो आपको बोल भी दिया हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव में से वोट हमको और ज्यादा मिल जाएगा। बाप रे, बड़े खतरनाक है। अच्छा, मैं एक दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, एक बार मैं इनके पास गया था तो मिल रहे थे, पूरा समझा रहे थे कि क्या करना है कैसा करना। मैंने पूछा ये है कौन जो 2 लोग आए हुए हैं? बाद में हिमंतदा कहते ही एयूडीएफ के कैंडिडेट हैं। अब ये जो 2 एयूडीएफ वाले आए हैं, वो एक्चुअली एयूडीएफ के या वो भी आप ही के ही हैं?
AUDF में वही है, 2 ही विधायक है, एक तो अजमल साहब खुद है और एक है। ठीक है, सबका साथ एट माय पर्सनल लेवल मेरा सबका साथ ठीक होता है। मैं बहुत पॉलिटिकल एनिमिटी को कल्टीवेट नहीं करता हूँ। मेरा हमेशा अप्रोच होता है कि सबको दोस्त बना के रखो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब तो एक तरीके से वेस्ट बंगाल से भी, क्योंकि पहले आसाम एक तरीके से गेटवे बन गया था नॉर्थ ईस्ट के लिए, वहां पे आ रहा था। अब चूंकि बंगाल में कंपटीशन है, तो आपको लगता है अल्टीमेटली कंपटीशन भी होगा बंगाल से? नहीं, बंगाल विनिंग इज ए वेरी गुड न्यूज फॉर असम। अभी जैसे असम से जो भी हमें करना है, इवन एक ऑप्टिकल फाइबर भी बैठाना है, केबल भी लाना है, इट विल ऑलवेज कम थ्रू बंगाल। एंड बंगाल हमें राइट टू एक्सेस नहीं देते थे। हमारे जो सामान आते थे वो भी बंगाल से आते थे, हमको बहुत दिक्कत होते थे। सो government in Bengal will accelerated the pace of development in Assam. चलिए, और एक बंगाल सवाल मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए, जिस तरीके से तमिलनाडु में विजय जीते, उसको आप कैसे देखते हैं? एकदम एक तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी में जेनजी मोमेंट हो गया कि दोनों द्रविडियन पार्टियों की लड़ाई थी, बीजेपी एडीएम के साथ था, और जीता एक सिनेमा का सुपरस्टार, और इंडिया का जेनजी मोमेंट, उस पर आप कैसे देखते हैं? मेरा थोड़ा व्यू अलग है। आई थिंक तमिलनाडु हैज ऑलवेज वोट्स फॉर द पीपल हु आर सुपरस्टार इन द स्क्रीन। आई थिंक that's the tradition you have seen since long. Jayalalitha, Karunanidhi, you have seen it, MGR. I think this is a continuation of that legacy. Tamil Nadu politics is always dominated by superstar in the screen. I think more than Gen Z, I think it is a renewal of MGR moment. आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु में सुपरस्टार कल्चर है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कैंपेन और कैंपेन के बाद की वो तस्वीर है, जहां आसाम का जो ऐसे में बहुत वो सब में मैं नहीं बोलता हूं। मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स में स्क्रीन का लोग सुपरस्टार हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो फिल्म से ही पॉलिटिक्स में आते हैं। एंड MGR मूवमेंट में मेरा मानना है कि दिस इज सेकेंड MGR मूवमेंट इन तमिलनाडु, कि एक सुपरस्टार ने बहुत डोमिनेट किया था, नेक्स्ट सुपरस्टार है अराइव्ड। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं, अगर तमिलनाडु के वोटर्स सुपरस्टार से प्रभावित हैं, तो आसाम के वोटर्स एक पॉलिटिकल सुपरस्टार से प्रभावित हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक नेता है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। ये अपना अलग तरह का सुपरस्टारडम है, ये पॉलिटिकल सुपरस्टारडम। रजनीकांत, अगर रजनीकांत जी कभी तमिलनाडु में चुनाव लड़ते थे, आई थिंक ही वुड हैव आल्सो स्वीप द इलेक्शन। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन, आई मे नॉट बी करेक्ट। नहीं, आप शायद देख नहीं पा रहे। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी स्क्रीन पे वो तस्वीरें चला रहा हूँ जिसमें आसाम का पॉलिटिकल सुपरस्टार गा रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है। जब इस तरह का सुपरस्टार हो तो रजनीकांत के लिए या MGR के लिए या विजय के लिए फिर जगह कहाँ बचती है? आप ही सब कर रहे हैं, ऑल इन वन पैकेज है। ऑपोजिशन भी चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे, गाना भी गा रहे, डांस भी कर रहे हैं, नाच भी रहे। बताइए, सभी कुछ तो आप ही कर रहे हैं। चलिए, आप एक आसाम थोड़ा सा हटके कर रहे हैं। यहाँ में स्क्रीन का सुपरस्टार का जगह में हम लोग पॉलिटिशियन ही नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। कम से कम वी आर नॉट अलाउ वैक्यूम टू बी एग्जिस्टेड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हेमंत बिस्वा शर्मा, आपने वक्त निकाला, आपने आगे का असम का एजेंडा क्या रहेगा उस पर बात की। हमारे साथ आप जुड़े NDTV पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।